आज हम सोल्व करने वाले नंबर ऑफ वेज टू रीअरेंज स्टिक्स विद के स्टिक्स विजिबल प्रॉब्लम। इसके अंदर हमें n स्टिक्स दे रखे हैं और उनकी जो हाइट है वो 1 से n के बीच में। हमें इन n स्टिक्स को ऐसे अरेंज करना है कि अगर हम उसमें लेफ्ट हैंड साइड से देखें तो उसमें सिर्फ के स्टिक्स विजिबल हों। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर ये 1 विजिबल होगा, 3 विजिबल होगा, बट 2 विजिबल नहीं होगा क्योंकि 3 उसका विजन ब्लॉक करेगा। 5 विजिबल होगा बट 4 विजिबल नहीं होगा, तो 1, 3, 5 आर विजिबल। हमें टोटल नंबर ऑफ सच पॉसिबल अरेंजमेंट रिटर्न करने हैं। लेट्स लुक टू द एग्जांपल वेयर n इक्वल टू 4 एंड k इक्वल टू 2। तो हमारे पास अवेलेबल कैंडल्स कौन से होंगी? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, हम हर एक कैंडल के पास एक एक करके जाते हैं और उसे सीक्वेंस के लास्ट में पुट कर देते हैं। ठीक है, वी गो टू 1 एंड पुट इट एट द लास्ट ऑफ सीक्वेंस। सो रिमेनिंग कैंडल्स इन दिस सीक्वेंस आर 2, 3 एंड 4। तो अगर हम इस केस को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? ये 2 है, ये 3, 4 और यहाँ पर 1 है। तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो जो 1 है वो विजिबल नहीं होगा क्योंकि 2, 3, 4 सबकी हाइट उससे ज़्यादा है। ठीक है, सो 1 इज़ नॉट विजिबल। तो इस केस में क्या होगा? हमें 2, 3, 4 को ऐसे अरेंज करना है कि एग्जैक्टली 2 विजिबल हो। तो अपनी सब प्रॉब्लम के अंदर n इज रिमेन 3, n गेट रिड्यूस बाय 1, इट इज इक्वल टू 3 एंड k स्टिल रिमेन सेम, k इक्वल टू 2। अगर हम 2 को लास्ट में पुट कर दें तो क्या होगा? अगर हमने 2 को लास्ट में पुट करा तो रिमेनिंग कैंडल्स आर 1, 3 एंड 4। ठीक है, अभी भी क्या 4 जो है वो 2 से बड़ा है तो ये इसका विजन ब्लॉक कर रहा होगा, तो ये 2 भी विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा? n 3 और k स्टिल रिमेन 2 क्योंकि 2 विजिबल नहीं है। अभी हमें 2 को अरेंज करना है। अगर हम 3 को लास्ट में पुट करते हैं तो सेम इसकी तरह 1, 3, 4, 1, 2, 4 एंड 3। 4 जो है वो 3 से बड़ा है तो ये इसका विजन ब्लॉक करेगा, तो n स्टिल रिमेन सेम 3 एंड k इक्वल टू 2। अगर हम 4 को सबसे लास्ट में पुट करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग कैंडल्स क्या होंगी? 1, 2, 3। तो 4 जो है वो इस पूरे सीक्वेंस में सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हम इन कैंडल्स का कैसे भी अरेंजमेंट करें ये इसकी विजिबिलिटी पे इफेक्ट डालेगा ही नहीं। ये 4 जो हमेशा विजिबल होगा। तो n गेट रिड्यूस बाय 1, 3 एंड k इज आल्सो गेट रिड्यूस बाय 1। अब हमें इन तीनों कैंडल्स को ऐसे अरेंज करना है कि इसमें से सिर्फ एक ही विजिबल हो। अगर हम इस प्रॉब्लम के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे पास n इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 2 है। यहाँ पर भी n इक्वल टू 3, k इक्वल टू 2 है। यहाँ पर भी n इक्वल टू 3, k इक्वल टू 2 है। तो इस जो हमारी सब प्रॉब्लम उसके अंदर रिपीटिशन हो रही है। तो जब भी सब प्रॉब्लम के अंदर रिपीटिशन होती है तो हम वहाँ पर dp यूज़ करते हैं फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सो वी आर यूजिंग dp एंड यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है, एक n एक k। तो हम एक 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2D dp का हम यूज़ कर रहे होंगे। लेट्स ब्रेक दिस प्रॉब्लम। अगर हम इस वाले सब प्रॉब्लम के अंदर 2, 3, 4 को ब्रेक करें तो यहाँ पर अगर हम 2 को लास्ट में पुट करते तो 1, 2 रिमेनिंग कैंडल्स आर 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 यहाँ पर भी विजिबल नहीं होगा, n गेट रिड्यूस बाय 1, 2 n इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो n और k, n इक्वल टू 2 है, k इक्वल टू 2। क्या हमारे पास 2 कैंडल्स है और उन्हें हमें ऐसे अरेंज करना है कि दोनों विजिबल हो, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक तरीका है ये करने का। सो दिस इज़ अवर बेस केस कि अगर n इक्वल टू k हो जाएगा तो हम वो एक पॉसिबल तरीका होगा, तो रिटर्न 1, ये एक पॉसिबल तरीका है। अगर हम 3 को लास्ट में पुट कर दें 1, 4, 3 ओके 2, 4, 3, 1। यहाँ पर भी n इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2, सो रिटर्न 1। ठीक है, अगर हम 4 को लास्ट में पुट करें तो 2, 3, 4, 1
n इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1। इस प्रॉब्लम को और ब्रेक करते हैं, 2 को लास्ट में पुट करते हैं, 2 4 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1। तो ये हमारा बेस केस आ गया, रिटर्न 1। एंड अगर हम 3 को लास्ट में पुट करते हैं तो 2 3 4 1। तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 बचा एंड k इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हमारा k हमें एक को ऐसे अरेंज करना है कि वो विजिबल ही ना हो, तो वो करना पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पर हमें रिटर्न 0 करना है, ये हमारा गलत केस है, तो रिटर्न 0। तो ये भी हमारा बेस केस होगा कि अगर हमारा कभी n 0 हो जाए और हमें उसे और k 0 ना हो, तो ये भी हम नहीं कर सकते। तो अगर n इक्वल टू 0 हो जाए या फिर k इक्वल टू 0 हो जाए, तो वहाँ पर रिटर्न 0। ठीक है, ये तो हो गए हमारे दो बेस केस। एक बेस केस ये है एंड एक बेस केस ये है कि n इक्वल टू k, सो रिटर्न 1। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर हमारी जो भी प्रॉब्लम है दैट गेट ब्रेक इनटू 3 सिमिलर प्रॉब्लम एंड 1 डिफरेंट। और अगर हम इसके अंदर देखें तो 2 सिमिलर एंड 1 डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए लिखें, जो dp ऑफ पर्टिकुलर n एंड k ये इक्वल है इस वाले केस के dp ऑफ n माइनस 1 एंड k माइनस 1 के। कितनी बार हमारी प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, n माइनस 1 टाइम, n माइनस 1 ऑफ dp ऑफ n माइनस 1 k। ठीक है, so this problem is get simplified into this। ठीक है, तो अब हम इसे इजिली सोल्व कर सकते हैं। लेट्स जंप टू कोडिंग पार्ट। First we need to create a 2D vector of long dp और इसके अंदर n रोज होनी चाहिए और k कॉलम्स होने चाहिए। वेक्टर ऑफ लॉन्ग k कमा और इस वेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं -1 से। हम अपना एक अलग से फंक्शन बना देते हैं जो इसका आउटपुट रिटर्न करके दे देगा। लॉन्ग काउंट वेक्टर एज ए आर्गुमेंट पास करके वेक्टर ऑफ लॉन्ग dp इंटीजर n कॉमा इंटीजर k। हमारा बेस केस था इफ n इक्वल टू k रिटर्न 1 because it is possible solution। if n equal to 0 or n equal to or k equal to 0 return 0। if dp of n minus 1 k minus 1 not equal to -1, मतलब इसे हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो रिटर्न dp ऑफ n माइनस 1 k माइनस 1। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेज का हमारा आउटपुट क्या था, dp ऑफ n k जो था हमारा वो इक्वल था dp ऑफ n माइनस 1 k माइनस 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ dp ऑफ n माइनस 1 k। राइट, सो अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग आंसर इक्वल टू काउंट
dp n minus 1 k minus 1 plus count dp of n minus 1 k, इसका मल्टीप्लिकेशन विद n minus 1, and here we need to return by modulo 10 की पावर 9 plus 7. तो हम अपना मॉडुलस ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, इंटीजर मोड इक्वल टू 10 की पावर 9 plus 7. लेट्स मॉडुलस दिस एंड पूरे का भी मॉडुलस कर लेते हैं. इसे रिटर्न करने से पहले हम स्टोर करा देते हैं dp ऑफ n minus 1 k minus 1 that is equal to answer and return answer. और यहाँ पर इसे कॉल कर लेते हैं रिटर्न काउंट dp n comma k. Let's run this. Okay, we miss this. Now everything is fine. Submit. It's accepted.